नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। हमारे शरीर में एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास, और पैंक्रियास के दोहरा एक फंक्शन है। एक तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और सेकेंडली कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरफ जाता है और वहाँ पाचन क्रिया में मदद तो करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो कभी कभी अपने ही बनाए हुए निर्माता को यानी कि पैंक्रियास को खाने लग जाता है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकता है। इससे जुड़ी एक बीमारी भी है पैंक्रियाटाइटिस, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हमारे शो में इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आए डॉक्टर सिद्धार्थ धांडे, जो कि स्टार गैस्ट्रो हॉस्पिटल के सर्वे सर्वा हैं और इसके अलावा मध्य भारत में काफ़ी कुछ नाम कमा चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आपका पिछला कार्यक्रम जो था यस सर, लीवर को लेकर, वो काफ़ी सराहा गया है और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि आप वो पैंक्रियास के बारे में इतनी हमको महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। जी सर। सबसे पहले सर मैं जानना चाहता हूँ कि पैंक्रियास क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ धांडे, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ स्टार गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल मिडास हाइट्स से आज सर के साथ आपके बारे में पैंक्रियास और पैंक्रियाटाइटिस के बारे में वार्तालाप करूँगा। सर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये पैंक्रियास अंग क्या है, क्योंकि लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं रहता है। ये पैंक्रियास एक छोटा सा अंग है जो अपने पेट के पीछे के साइड में रहता है। इसके दो मेन फंक्शन रहते हैं, दो चीज़ें ये करता है। एक जो सबको पता है कि ये इंसुलिन बनाता है, तो इंसुलिन बनाता है तो जिसके वजह से जो है अगर इसको कभी नुकसान पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि डायबिटीज़ हो जाएगा उसमें। दूसरा जो ये काम करता है कि ये रसायन बनाता है, जो एंजाइम्स रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाना पचाने के लिए, खास कर की जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले हैं, जो चर्बी वाला खाना रहता है उसको पचाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो ये पैंक्रियास बनाता है। और जब भी अपन खाने का सेवन करते हैं तो इसके अंदर एक नली होती है जो कि जाके खुलती है अपने छोटे आंतड़ी में। तो वहाँ पे ये जाके अपने जो एंजाइम्स है वो एक कैप्सूल फॉर्म में रहते हैं, मतलब उनको एक सुरक्षा कवच रहता है, क्योंकि वो एंजाइम डाइजेशन वाले रहते हैं तो वो सब कुछ खा जाते हैं जो उनके संपर्क में आता है। तो वो पैंक्रियास के अंदर नहीं खुलने चाहिए, फिर वो पैंक्रियास को ही खा लेंगे। तो फिर वो छोटे आंतड़ी में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जब खाना से उनका संपर्क होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तब वो टर्न ऑन होके एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो अपना जो पाचन क्रिया है वो शुरू करता है और खाना को पचाता है और पूरा तोड़ देता है, ताकि शरीर के जो महत्वपूर्ण जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि बॉडी का जो फैट लगता है, जो प्रोटीन लगता है, उसके साथ साथ जो मिनरल्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, फैट सॉल्युबल वाले जो विटामिन डी वगैरह, ये सब चीज़ों को पचाने का जो वो काम करता है। तो ये दो मुख्य काम रहते हैं पैंक्रियास ऑर्गन के, और नॉर्मली ये बिल्कुल कोई परेशानी नहीं करता है। जी सर, आपने पिछले प्रोग्राम बताया था कि लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में। वैसे पैंक्रियास का साइज क्या होता है? पैंक्रियास का साइज जैसे उसको देखा जाए तो वो एक लंबा ऑर्गन रहता है। तो वो जो उसका हेड बॉडी टेल बोलते हैं, मतलब उसका सर, शरीर और पैर, तो जो हेड होता है वो 3 सेंटीमीटर का होता है, ये 2 सेंटीमीटर का और फिर ये 1 सेंटीमीटर का। तो ऐसा वो एक लंबा सा ऑर्गन होता है जो कि पेट के पिछले हिस्से में बैठा हुआ रहता है। किन कारणों से वो टर्न ऑन हो जाता है सर पैंक्रियास में रहते हुए? जी सर, सो इस बीमारी को बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिस। तो कोई भी ऑर्गन के आगे अगर आइटिस डाल दिया, वर्ड ऐड कर दिया, मतलब वो बीमारी में इन्फ्लेमेशन है, मतलब वो बीमारी में वो ऑर्गन में जो है सूजन चालू हो गई है। तो पैंक्रियाटाइटिस अगर देखा जाए तो ये मुख्य कारण इसका अगर देखा जाए तो वो शराब होता है, कि शराब के ज़्यादा सेवन की वजह से पैंक्रियाटाइटिस होता है। खासकर कि बिंज ड्रिंकिंग जब करते हैं तब उन लोगों में जो है पैंक्रियाटाइटिस होने की संभावना होती है। दूसरा कारण जो कॉमन पाया जाता है उसमें होता है कि पित्त कोशी में और पित्त की नली में जो है, गॉल ब्लैडर में जो पथरी होती है, जब वो जाके नीचे जाके सरक के अटक जाती है, जब वो ब्लॉक करती है कि पैंक्रियास के जो रसायन हैं वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उसको ब्लॉक हो गया है, तो फिर इनको जो है पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। हाँ, और उसके बाद जो है काफ़ी रेयर कॉजेज़ भी रहते हैं, जो कि ज़्यादातर रहते हैं, कुछ जेनेटिक कॉजेज़ रहते हैं कि जिसमें बचपन में ही, जन्म से ही कोई म्यूटेशन हो गया है शरीर में जिसकी वजह से इनको पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है। कोई डेवलपमेंटल, मतलब एनाटॉमिकल कॉजेज़ बोलते हैं
कि जो ऑर्गन जब बच्चे रहते हैं तो छोटे छोटे जब वो ग्रो होते हैं बड़े बड़े, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसको डिविज़न बोलते हैं कि पैनक्रियास की नली बराबर से बनी नहीं है या कहीं और जाके खुल रही है, तो उन लोगों को ये सब चीज़ें होने की संभावना होती है। उसके अलावा शरीर में कैल्शियम जो एक पदार्थ होता है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ने की वजह से पैनक्रियाटिस होता है, किसी भी कारण की वजह से। ज़्यादातर वो हार्मोनल होता है और कैल्शियम बढ़ने की वजह से होता है। दूसरी जो कॉमन चीज़ होती है कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट कराते हैं उसमें एक ट्राइग्लिसराइड नाम का एक कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो बढ़ने की वजह से जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, उस कारण की वजह से पैनक्रियास में सूजन होती है। अगेन वो फैट रिलेटेड है, ट्राइग्लिसराइड्स। हाँ, वो फैट रिलेटेड है सर, कि जिनका फैट इंटेक जिनको पर उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये होता है। कोई और कारण है सर पैंक्रियाटिस का? कभी कभी हमको कारण नहीं पता चलता है, इडियोपैथिक जेनेटिक कारण रहता है जिसमें अनएक्सप्लेन्ड पैनक्रियाटिस होता है कि कारण नहीं पता चला है लेकिन इनको बार बार अटैक हो रहे हैं, तो उनका तब जेनेटिक टेस्टिंग करके देखना पड़ता है कि कोई म्यूटेशन वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से इनको पैनक्रियाटिस हो रहा है। और आज ये छोटे छोटे अटैक आ रहे हैं पैनक्रियाटिस के, लेकिन कल जाके ये क्रॉनिक पैनक्रियाटिस में ना बदल जाए जो कि परमानेंट डैमेज होता है पैनक्रियास का। मतलब ये इडियोपैथिक सिम्टम्स, इडियोपैथिक इसको बोलते हैं जी। मॉर्टेलिटी रेट की बात करें सर, तो हम इंडिया में कितने मॉर्टेलिटी रेट होती है? यस सर, तो अगर अब देखा जाए कि एक पैनक्रियास में जब अटैक होता है उसको अक्यूट पैनक्रियाटिस बोलते हैं, मतलब ये कम समय में होने वाला अटैक है और ये किसी कारण की वजह से हो गया है। इसके लक्षण होते हैं कि पेट में दर्द होना, उल्टियाँ होना, खाना नहीं पचना, और ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये पेट के ऊपरी हिस्से में होता है, कमर की तरफ होता है, खाना खाने के बाद बढ़ता है। इसमें अगर जो है पैनक्रियास ने जो डाइजेशन, ये क्यों होता है क्योंकि पैनक्रियास के एंजाइम पैनक्रियास को ही डाइजेस्ट करना चालू कर रहे हैं। अब ये जब इधर उधर पैनक्रियास के आजू बाजू जाते हैं और बाजू में खून के नसें होते हैं, बाकी ऑर्गन होते हैं पेट के, उधर जाके जब ये नुकसान करते हैं तब ये मात्रा जो है काफ़ी बढ़ जाती है पैनक्रियाटिस की सिवियरिटी की। यानी कि अगर अपन इसको सिवियर पैनक्रियाटिस बोले तो फिर इनमें क्या होता है कि इनकी किडनी काम करना बंद हो जाती है, बाकी ऑर्गन जो है काम करना बंद हो जाते हैं और तब हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर पैनक्रियाटिस है और बाकी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचता है तो मॉर्टेलिटी जो है, मतलब डेथ रेट जैसे आप बोल रहे हैं, वो 50 से 70% तक के हो सकता है। इतना है? यस सर, लेकिन ये सिर्फ सिवियर पैनक्रियाटिस में। हाँ, जी। सिवियर पैनक्रियाटिस में मतलब वो भी आपने जैसे कहा फेंस सीटिंग द गार्डन। हाँ, तो जैसे अगर 100 लोगों को देखा जाए तो 70 लोगों को माइल्ड पैनक्रियाटिस होगा, मतलब उनको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं, या फिर दवाई लेंगे या फिर 1-2 दिन भर्ती रहेंगे उस समय का। जो 20 से 25% रहते हैं उनको मॉडरेट पैनक्रियाटिस होता है, मतलब उसमें ऑर्गन बाकी शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचता है लेकिन वो ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाता है और ये भर्ती रहते हैं। लेकिन 5% लोगों को सीवियर पैनक्रियाटिस हो सकता है और कोई बता नहीं सकता है कि किसको कितना सीवियर पैनक्रियाटिस होगा या नहीं होगा, वो कोई बता नहीं सकता है। पैनक्रियाटिस की बात की आपने तो उसके दो बताया आपने, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। यस सर। तो क्या फ़र्क है एक्यूट और क्रोनिक में और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? ऑप्शंस अलग है इसके? हाँ सर, तो ये दोनों अलग अलग बीमारियां मानी जाती हैं। अक्यूट पैनक्रियाटिस जो होता है वो एक बार में जब पैनक्रियास में अटैक होता है और उसके बाद उसका विनाश होता है, सूजन होती है, तो उसको अक्यूट पैनक्रियाटिस बोलते हैं। लेकिन जब यही अटैक बार बार होते जा रहे हैं और जो कारण है वो नहीं हट रहा है, वो कि ज़्यादातर शराब ही रहता है, क्योंकि वो बार बार पेन के लिए या दर्द कम करने के लिए बार बार शराब का सेवन करते हैं। तो जब ये सालों साल चलता है तब जाके क्रॉनिक पैनक्रियाटिस होता है। जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा यहाँ पर। यस सर। एक्यूट की बात की आपने, तो एक्यूट कितने दिन तक टिकता है या कितने समय तक रहता है? अगर एक पैनक्रियाटिस का अटैक होता है तो वो 6 हफ्ते से 6 महीने तक चल सकता है। एक्यूट का, हाँ। अगर वो माइल्ड है तो उसके लक्षण 2-4-5 दिन में भी चले जा सकते हैं, लेकिन अगर उसकी ज़्यादा गंभीरता है तो फिर पैनक्रियास का बहुत सारा हिस्सा जो है वो मर जाता है डाइजेशन की वजह से। मतलब पैनक्रियास के एंजाइम ने जो रसायन है उसने पैनक्रियास को ही खा लिया है और उसको पूरा डाइजेस्ट कर लिया है, तो इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। नेक्रोसिस मतलब जो अपना जो नॉर्मल ऑर्गन है वो मर चुका है। तो जब ये ऐसा होता है तो ये पेट के अंदर इसके गोले बनना चालू होते हैं और गोले बनना चालू होते हैं, फिर दूसरे तीसरे हफ्ते में क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, वो बड़े बड़े होते जाते हैं और फिर पेट में दर्द होता है, खाना नहीं जाता है क्योंकि ये पेट के अंदर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है और वहाँ पे लिमिटेड स्पेस है। तो अगर कोई गोला बढ़ते जा रहा है पेट के अंदर
तो वो जाहिर सी बात है आजू बाजू के ऑर्गन को धक्का देके Affect कर रहा दबा रहा है, पेट को दबा रहा है, तो पेट में खाना खाने की जगह ही नहीं बचती है ना। बाजू में खून की नसें होती है, तो खून के नसों को खा लेता है, तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो जैसे जैसे वो डाइजेशन होके फैलते रहता है, वैसे वैसे जो जो उसके संपर्क में आता है उसको वो नुकसान पहुंचाते रहता है। तो ये जो समय है ये 6 हफ्ते तक भी चलता है, रिकवर होने को 6-6 महीने समय बट लग कंट्रोल जाता में है। लाया जा सकता सर इसको? हाँ, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होता है पैनक्रेटाइटिस के ट्रीटमेंट में कि अर्ली ट्रीटमेंट। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप जितने जल्दी ट्रीटमेंट चालू करोगे उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपका जो सिवियरिटी है, जो गंभीरता है पैनक्रेटाइटिस का, वो कम होने की संभावना होगी। दूसरी चीज़ है कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे इन्फेक्शन, पेट में गोला बनना, ये सब ये होने की संभावना थोड़ी कम होंगी अगर पहले, दूसरे, तीसरे दिन से ही इनका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। इनका पहले हफ्ते ट्रीटमेंट अलग रहता है, दूसरे हफ्ते अलग रहता है, चौथे हफ्ते अलग रहता है। तो ये ट्रीटमेंट अगर पहले शुरुआत हो जाए, और ट्रीटमेंट बहुत बेसिक होता है, उसके लिए आपको भर्ती होके ज़्यादातर सलाइन चढ़ाना पड़ता है, थोड़ी दवाइयाँ रहती है, खाली पेट रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मॉनिटर करते हैं। तो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। उस चीज़ में आपने 2-4-5 दिन की देरी कर दी तो फिर आपने बहुत कुछ खो दिया, ऐसे समझ सकते हैं साधारण इतना बात। शॉर्ट समय? हाँ, ये जो भी होता है बहुत तेज़ी से होता है, तो जितना जल्दी ट्रीटमेंट किया उतना जल्दी वो ठीक भी हो जाते हैं, है ना। काफ़ी बार तो जो माइल्ड होते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। देन व्हाट अबाउट क्रोनिक पैंक्रियास? क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस मतलब जिनको हल्के हल्के अटैक आते गए हैं, या समझो जिनको जेनेटिक मतलब जन्म से जो है पैनक्रियास का नुकसान हो चुका है, उनका धीरे 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 उनको अटैक नहीं आते हैं, वो डायरेक्टली जाके कभी पैनक्रियास जो है परमानेंट डैमेज हो गया है। तो ये जो इतना बड़ा जो अंग अपन ने बात किया था, ये सिकुड़ के छोटा हो जाता है। इसके अंदर की जो नली है, जो रसायन आंतड़ी में फेंकती है, वो नली जो है वो डैमेज हो जाती है और वो बड़ी हो जाती है। उसके अंदर एक बहुत ज़रूरी लक्षण उसमें से ये होता है कि जो रसायन है वो अभी कड़क बन के आते हैं, तो उसके स्टोन बनना चालू हो जाते हैं। तो पैनक्रियास के अंदर जो है पथरी, जैसे कि किडनी के पथरी के बारे में सुना रहता है लोगों ने, तो पैनक्रियास के अंदर भी पथरियाँ बनना चालू होते हैं। मोस्टली कैल्शियम? हाँ, कैल्शियम वाले पथरियाँ रहते हैं, बहुत कड़क रहते हैं वो। तो वो पथरियाँ जो है वो अटक जाते हैं, और फिर वो दर्द जो है एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण रहता है उनका। जब ये क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हो जाता है तो अधिकतर लोगों का, क्योंकि पैनक्रियास में तो अभी कुछ बचा नहीं है, तो इनको शुगर हो जाता है। और इनका शुगर जानना ज़रूरी है कि ये नॉर्मल डायबिटीज़ से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि इसमें इनको इंसुलिन ही लगता है, इनको गोलियों से इनका शुगर कंट्रोल नहीं होता है। और इनके शुगर में इनका शुगर गिरने का और इनको चक्कर आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो वो शुगर इनका जो पैनक्रियास की वजह से शुगर होता है, वो नॉर्मल, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, इसको टाइप 3C डायबिटीज़ बोलते हैं, उसको मेडिकली मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये पथरियाँ बन जाती है, दर्द होते रहता है, और उसके बाद जो है नली सिकुड़ जाती है। कभी कभी पैनक्रियास के आजू बाजू गोले बन जाते हैं पानी के। तो ये सारे जो है लक्षण आते हैं। कभी कभी पित्त, क्योंकि पैनक्रियास पित्त की नली को चिपक के है, तो पित्त की नली में रुकावट आ जाती है पैनक्रियास के डैमेज की वजह से, और फिर पीलिया होना चालू होता है, जॉन्डिस होना चालू होता है। सर, जैसे ये पैंक्रियास आपने जो ऑर्गन डिस्क्राइब किया, ये तो ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेटिव? नहीं सर, इनका भी ट्रांसप्लांट रहता है। वो अलग तरह का ट्रांसप्लांट होता है, और वो रूटीनली प्रैक्टिस नहीं होता है, बट पैनक्रियास का भी ट्रांसप्लांट होता है, हो सकता है। के अदर ऑप्शंस ये रहते हैं कि एक बार इनको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हो गया है या फिर इनको परमानेंट डैमेज हो गया है, तो इनका शुगर चेक करना पड़ता है, इनका पेन मैनेज करना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इनको ट्रीट करना पड़ता है कि इनकी जो नली रुक गई है, ब्लॉकेज है, उसको खोलना पड़ता है। तो उस समय 3 ऑप्शंस रहते हैं। एक रहता है दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, कि दूरबीन द्वारा हम अंदर जाते हैं पैनक्रियास के और वो स्टोन निकालते हैं और वहाँ पे जो है स्टेंट डालते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है कि बाहर लेज़र से जो है बड़े बड़े स्टोन्स, एक हद तक के स्टोन निकाल सकते हैं, ज़्यादा बड़े हो गए तो वो निकलते नहीं हैं, तो उसको, और कड़क हो जाते हैं बहुत, तो उनको बाहर लेज़र से बिना छुए फोड़ सकते हैं, और उसके बाद ये फोड़ने के बाद उसको दूरबीन द्वारा चूरा करके निकाल सकते हैं और रास्ता जो है खोल सकते हैं और स्टेंट डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि इनका एक बार के लिए ऑपरेशन कर सकते हैं, और ऑपरेशन करके पैनक्रियास की नली को खोल के सीधा आंत में चिपका के छोड़ सकते हैं। तो ये ज़्यादातर ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। और वो परमानेंट है सर? वो परमानेंट है, वो एक टाइम का है।
जैसे दूरबीन द्वारा जो हम करते हैं वो हम बार बार करते रहते हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन होता है ये एक बार का ही होता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कितना रिस्क रहता है सर किस चीज़ का रिस्क? इस परमानेंट ऑपरेशन का? सर जिनको तकलीफ़ है, जिनको दर्द बहुत है, जिनको पथरियाँ काफ़ी बन रही है और फिर जो पैनक्रियास का रास्ता सिकुड़ गया है और पैनक्रियास की नली काफ़ी मोटी हो गई है और इनका जो दर्द है वो दवाई के बाद जो है नहीं काबू में हो रहा है, उनके लिए करते हैं। उनके लिए। तो जिनको ये दर्द एक लक्षण हो गया है। दूसरा एक लक्षण होता है कि पैनक्रियास अब रसायन नहीं बना रहा है, तो खाना कैसे पचेगा? तो इनका खाना पचता नहीं है और जो खाना है वो लैट्रिन में वैसे ही निकल जाता है और तेल गिरना चालू होता है। उसके वजह से एक माल अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, मतलब कि शरीर में जो पौष्टिक आहार है होना चाहिए, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है क्योंकि वो पच नहीं पा रहा है, क्योंकि पैनक्रियास कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो इनका वज़न कम होना चालू हो जाता है और फिर लैट्रिन में तेल गिरना चालू हो जाता है। तो उस समय इनको पैनक्रियास की जो है दवाइयाँ, जो गोलियाँ रहती है, जो पैनक्रियास के रसायन रहते हैं, वो पैक करके इनको खिलाए जाते हैं और हर खाने के साथ इनको ये गोली खानी पड़ती है ताकि उनका जो है खाना पच सके और इनको जो है न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, विटामिन्स की, B12 की, ये सारे फैट सॉल्युबल वो सब चीज़ें ना हो, तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि शरीर में कुछ बचता ही नहीं है। प्रोटीन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन अपना कम हो जाता है, खून कम हो जाता है क्योंकि पाचन क्रिया ही पूरी बिगड़ गई है। तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अदर सिम्टम्स क्या नज़र आते सर अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू सेड नाउ? यस सर, तो जब पैनक्रियास का गोला बनता है तो फिर उसके वजह से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं कि पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती है, खाना का डाइजेशन नहीं होता है, खाना खा नहीं पाते हैं, उल्टियाँ कर देते हैं, इन्फेक्शन होता है इनको, ये अक्यूट पैनक्रियाटिस में ज़्यादातर होता है। इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन जो है पूरे शरीर में फैल जाता है और इन्फेक्शन को ड्रेन करने के लिए हमको दूरबीन द्वारा अंदर जाके पैनक्रियास का जो गोला है उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। उसका ये ऑपरेशन पहले पेट खोल के किया जाता था, अभी क्योंकि आधुनिक टेक्निक्स की वजह से एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके एक टेक्निक होती है जिसमें पैनक्रियास का जो गोला अंदर पेट के बना हुआ है वो गोले को दूरबीन द्वारा पेट में जाके उसको खोल के उसका ऑपरेशन करके वहाँ पे स्टेंट डाल के उसका जो पूरा कचरा है, जो कि पूरा मवाद भरा हुआ रहता है, जो कि पूरा इन्फेक्शन है, वो पेट के अंदर ही उसको खोल दे ताकि वो ठीक हो जाए, बिना बाहर से एक भी चीज़ लगाए। That is done under local anesthesia? That is done under general anesthesia सर, और वो 1 दिन का प्रोसीजर होता है, हॉस्पिटल स्टे भी नहीं रहता है उसमें ज़्यादा, और वो पेट में खोल देते हैं और जो पैनक्रियास का गोला है वो पूरा ड्रेन करना चालू कर देता है, मतलब वो पूरा मवाद पेट में फेंकता है जो कि संडास के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो ये बहुत आधुनिक टेक्निक है और ये इन लोगों को काफ़ी बार करना पड़ता है। सक्सेस रेशियो कितना रहता है? सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा रहता है सर। अगर उसमें के पैनक्रियास के गोले के अंदर कोई सॉलिड कचरा बचा हुआ रहता है तो उसके लिए हम 2-4 दिन बाद या 5 दिन बाद दूरबीन द्वारा वो गोले के अंदर जाते हैं पेट के माध्यम से और वो पूरा कचरे की सफाई धुलाई करके वो पूरा कचरा बाहर निकालते हैं और उसको फेंक देते हैं। और फिर जब ये पूरा गोला जो है पूरा क्लीन हो जाता है, पूरा साफ़ हो जाता है, तब जो स्टेंट डाला है उसको बाहर निकाल देते हैं। पैंक्रेटिस से कॉम्प्लिकेशंस के क्या क्या चांसेस होते हैं, क्या क्या हो सकता है बॉडी पर इफेक्ट? यस सर, तो जो अगर कॉम्प्लिकेशंस देखा जाए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा अक्यूट वाले पैनक्रेटाइटिस में, जो क्रॉनिक में। तो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में सबसे मेन है कि इनको डायबिटीज़ होता है, उसके बाद जो है इनका खाना पचता नहीं है, स्टीएटोरिया जिसको बोलते हैं, माल अब्जॉर्प्शन की पाचन क्रिया जो है पूरी बिगड़ जाती है और वज़न कम होना चालू होता है। दूसरा कि क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस जिनको रहता है उनको पैनक्रियास का कैंसर होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। अगर आंकड़ों में देखा जाए तो 4% प्रति वर्ष इनको पैनक्रियास का कैंसर होने की संभावना होती है। तो वो भी हमको स्क्रीनिंग करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर पैनक्रियास का कैंसर होता है उसका इलाज शुरुआती स्टेज में जो है वो अलग होता है, ऑपरेशन होता है, पूरी तरह निकाल सकते हैं। अगर वो आगे बढ़ गया तो फिर वो ट्रीटमेंट के बाहर चले जाता है और उनको फिर कीमोथेरेपी लगती है। किडनी फेलियर होने के चांसेस है? अक्यूट पैनक्रेटाइटिस में है सर। अगर अक्यूट पैनक्रेटाइटिस किसी को होता है तो जब पैनक्रेटाइटिस की गंभीरता बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ ये बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले उसमें आता है किडनी, तो किडनी फेल होना चालू हो जाती है इसकी वजह से, और कभी कभी इनको डायलिसिस की भी ज़रूरत लगती है, लेकिन वो तब तक ही रहता है जब तक इनका पैनक्रेटाइटिस है। बाद में किडनी जैसे पैनक्रेटाइटिस रिकवर होता है वैसे अधिकतर किडनी जो है वो भी रिकवर हो जाता है।
और परमानेंट डैमेज नहीं होता है ज़्यादातर। जी, एक वर्ड सुना है सर, सूडोसिस्ट। यस सर। ये क्या चीज़ होती है? सर सूडोसिस्ट पैनक्रियास के जो गोला हमने बात किया है वो पैनक्रियास के जो नली है वहाँ से जो है कम्युनिकेशन होता है और एक गोला बन जाता है। तो पैनक्रियास का रस पूरा उसमें जाता है और कभी पैनक्रियाटिस के अटैक के बाद आता है वो, और या तो फिर कभी जो है क्रॉनिक पैनक्रियाटिस का हिस्सा रहता है उसमें भी वो आता है, तो वो एक गोला बन जाता है। ये गोले में ज़्यादातर पानी रहता है, इसमें कचरा नहीं रहता है, और इसका ट्रीटमेंट निर्भर करता है ये गोला कितना बड़ा है और ये क्या लक्षण दे रहा है। अगर छोटा गोला है 2-4 सेंटीमीटर का तो इसको मेडिकली मैनेज करते हैं दवाई के माध्यम से। अगर बड़ा गोला है तो फिर उसको, जैसे मैंने अभी बताया कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड द्वारा इसको ड्रेन करते हैं। कभी कभी अगर गोला कहीं दूर बैठा हुआ है पेट में, जो कि अपने दूरबीन के पहुंच के बाहर है, तो फिर इसको बाहर से भी नली डाल के या फिर कभी कभी ऑपरेशन करके भी इसको ट्रीट करते हैं। बट ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंडोस्कोपिकली इसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। What if the pancreas have to be removed? यस सर। तो दो जूसेस इफेक्ट करेंगे, एक तो इंसुलिन उसका जो है, सेकंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? यस सर। तो पैनक्रियास को जब रिमूव करते हैं ये अधिकतर तभी होता है जब पैनक्रियास का कैंसर होता है, या तो फिर जो है पैनक्रियास में एक दूसरे प्रकार का जो औरतों में पाया जाता है, पैनक्रियाटिक सिस्टिक नियोप्लाज्म बोलते हैं उसको, कि पैनक्रियास में एक कैंसर के समान गांठ है जो कल जाके कैंसर होने वाली है। तो ये परिस्थिति में पैनक्रियास को ज़्यादातर निकालते हैं। बाकी भी कारण रहते हैं लेकिन ये कॉमन होते हैं। तो जब पैनक्रियास को पूरा निकालते हैं तो इसको बहुत बड़ी एक सर्जरी बोलते हैं, इसको विपल्स सर्जरी बोलते हैं, जो कि पेट की सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाती है। तो जिसमें पैनक्रियास का ज़्यादातर या पूरा पैनक्रियास जो है उसमें निकल जाता है। उसके बाद इनको डायबिटीज़ हो जाता है, उनको इंसुलिन की सहायता लगती है, और पैनक्रियास के पाचन क्रिया के लिए जो एंजाइम्स की गोलियां होती है जो कि हर खाने के साथ खाना पड़ता मतलब है। ये अमाइलेज, प्रोटीज, ये सब एंजाइम्स के नाम हैं। ये सिंथेटिक एंजाइम्स इनको देना पड़ता है ताकि हर खाना जो है वो जो खाए वो उसका पाचन क्रिया अच्छे से हो पाए। उसकी फिर लाइफ लॉन्ग ज़रूरत पड़ती है। जी, डायग्नोसिस की बात करेंगे सर। डायग्नोसिस के लिए सर, अगर अक्यूट पैनक्रियाटिस को डायग्नोस करना है तो फिर अगर किसी को पेट में दर्द होता है और उनको हिस्ट्री है शराब की पीने की, या फिर उनको हिस्ट्री है कि उनका वज़न ज़्यादा है, पित्तकोशी में पथरी है, ऐसी अगर कोई हिस्ट्री है तो फिर उनका सादा ब्लड टेस्ट में कुछ टेस्ट करने के बाद हमको इसके बारे में पता चलता है। उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो पेन होना चाहिए, जो कि पैनक्रियास वाला जो पेन होता है जो कि ऊपर के भाग में बहुत जम के होता है। ब्लड में जो है अमाइलेज लाइपेज करके टेस्ट होता है, वो बड़ा हुआ रहना चाहिए 3 गुना ज़्यादा। और तीसरा जो है सोनोग्राफी पे पैनक्रियास में सूजन दिखनी चाहिए। ये 3 में से अगर 2 चीज़ें आ गई है तो फिर हम पैनक्रियाटिस का डायग्नोसिस बना सकते हैं। जी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे सर। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अगर माइल्ड अटैक है तो कभी कभी इनको बेड रेस्ट और मेडिकल थेरेपी से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगर थोड़ी तकलीफ़ ज़्यादा है तो फिर इनको 2-4-5 दिन के लिए कुछ समय के लिए भर्ती रख के इलाज करके जब ये खाना चालू कर देते हैं और मोशन जाते हैं और दर्द कम होता है तो फिर उनको दवाइयों के माध्यम से डिस्चार्ज करके फॉलोअप पे रख के ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि जिनको पित्तकोशी के पथरी की वजह से पैनक्रियाटिस होता है, उसमें कारण हमको पता है कि जो पथरी है वो अटकी हुई है, जिसकी वजह से पैनक्रियाटिस हो रहा है, जिसकी वजह से पैनक्रियास का रास्ता रुका हुआ है। तो उसको दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके वो पथरी को निकालते हैं और वहाँ पे जो है स्टेंट डाल देते हैं। जी, मतलब ये मॉडर्न टेक्निक्स में कवर होता है। हाँ सर, ये मॉडर्न टेक्निक्स में होता है, बट ये काफ़ी समय से यही करते आ रहे हैं। और ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर है कि जब पित्त की कोशी से पथरी सड़क के नीचे चले जाए और पित्त की नली में अटक जाए तो उसको निकालने के लिए दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके वो निकाल दो, तब पैनक्रियाटिस उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप एक एंडोस्कोपिस्ट हो सर। रोल ऑफ एंडोस्कोपी अगर हम उसकी बात करें पैनक्रियाटिस में, हाँ, तो हाउ डू यू रिलेट दैट? यस सर। तो रोल ऑफ एंडोस्कोपी से ज़्यादा रोल ऑफ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड रहता है सर, कि अगर किसी को बार बार अक्यूट पैनक्रियाटिस हो रहा है तो उसमें अपने को अगर कारण ढूंढना है या फिर सिवियरिटी देखना है कि पैनक्रियास अभी कितना कड़क हो गया है, तो उसके लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से देखते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन आ रहे हैं क्या, कि कल जाके ये क्रॉनिक पैनक्रियाटिस ना बन जाए। उसके बाद जैसे लिवर के लिए फाइब्रोस्कैन रहता है जो बाहर से देखते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड द्वारा पैनक्रियास का देखने के लिए भी स्कैन रहता है कि पैनक्रियास कितना कड़क होते जा रहा है। तो अपन उसका स्टेज देख सकते हैं कि ये आगे जाके
क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस होने वाला है। मतलब स्टेजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कि ये कितना ज़्यादा कड़क हो रहा है, ये अभी कैसी परिस्थिति में है, और अभी ये पूरा नॉर्मल है क्या, पैनक्रियास की नली का डायमीटर, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो दूरबीन के एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड द्वारा पैनक्रियास के बारे में सबसे अच्छे से हमको जानकारी मिलती है। जी, प्रिवेंशन की बात करेंगे सर। प्रिवेंशन के लिए सर, अगर किसी जो शराब का सेवन करते हैं उनको शराब का सेवन बंद करना चाहिए, और उसके बाद जो है जिनको पित्तकोशी की पथरी है उनको अगर बार बार दर्द हो रहा है तो इसके पहले कि वो पथरी जाके नीचे सरक के पैनक्रियास पे जाके अटक जाए, और आपके डॉक्टर ने अगर आपको बताया कि इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए तो पित्तकोशी का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट्री है, वो पथरियाँ बनाते रहेंगी और वो जाके फिर अटकते रहेंगे। लेकिन रिकरेंस के चांसेस फिर बढ़ते। एक बार पित्तकोशी की पथरी निकाल दी तो फिर उनको रिकरेंस होने की संभावना नहीं रहती है ज़्यादातर, क्योंकि वो एक बार हुआ है, उसको ट्रीट कर दिया है और फिर उसके बाद वो नहीं होता है ज़्यादातर, अनलेस उनको वापस से पथरी बन जाए, जो कि काफ़ी रेयर रहता है। और शराब के लिए अगर वापस से शराब पियेंगे तो वापस अटैक आएगा, तो वो तो ऑब्वियस चीज़ है कि एक बार ऑन द पर्सन। हाँ, एक बार अब जैसे लिवर में होता है कि उनको बोलते हैं कि आप शराब कट डाउन कर दो अगर थोड़ा सा सूजन है, पैनक्रेटाइटिस का एक बार अटैक आ गया तो उनको लाइफ लॉन्ग बोला जाता है कि आप शराब को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि अगला अटैक कब आएगा और कितने शराब की मात्रा से आएगा। एक बूंद से भी आ सकता है, एक बॉटल से भी आ सकता है, और वो जब आएगा तो वो हल्का आएगा कि बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता है। जैसे लिवर में डोज डिपेंडेंट रहता है कि हम बता सकते हैं, पैनक्रेटाइटिस में अगर अटैक आना है तो वो किसी भी प्रकार में आ सकता है, और अवॉइड करना सबसे बेस्ट है। अगर उसको एक बार किसी को अटैक आ गया है, उन्होंने बंद कर दिया है, उनको बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको फिर से अटैक नहीं आएगा। आपने लीवर के बारे में डाइट प्लान बताया था लास्ट प्रोग्राम में। यस, इस प्रोग्राम में हम पैंक्रियास के लिए क्या डाइट प्लान होनी चाहिए? पैनक्रियाटाइटिस जिनको खासकर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है उनके लिए ये ज़रूरी है जानना कि उनका पैनक्रियास का जो चर्बी होता है, जो फैट होता है, वो एक्सक्लूसिवली पैनक्रियास पचाता है, उसको शरीर में और कोई नहीं पचा पाता है, पूरा पैनक्रियास ही को ही पचाना पड़ता है। तो चर्बी वाला जो सेवन है वो कम करना है, और पौष्टिक आहार जो है वो लेना है। उनको कुछ कुछ विटामिन्स की ए, डी, ई के, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स रहते हैं, विटामिन डी ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, ये चीज़ों का सप्लीमेंटेशन लगता है। विटामिन B12 इनका कम होता है, उन चीज़ों का उनको बीच बीच में सप्लीमेंटेशन लगता है, और तेल वाला जो पदार्थ है वो उनको कम खाना है। सर, आपने कहा कि पैंक्रियास में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है और हो सकता है, तो इसको आप कैसे डायग्नोस करते हो, और इसमें मॉडर्न टेक्निक्स है क्या कुछ? यस सर, सो जो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है उनमें पैनक्रियास का कैंसर होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। सिर्फ उनको ही नहीं, एल्डरली जो पॉपुलेशन रहता है, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको टोबैको का काफ़ी एक्सपोजर रहता है, उनको पैनक्रियास का कैंसर होने की संभावना रहती है। तो ये कैंसर जो होता है वो एक गठान की तरह पैनक्रियास के अंदर ग्रो होना चालू होता है। ये अधिकतर कोई CT स्कैन या MRI करता है, उसमें ये पकड़ में आ जाता है पैनक्रियास के संबंधित प्रॉब्लम के लिए। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हमको एक आधुनिक टेक्निक होती है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसमें दूरबीन द्वारा हम अंदर जाते हैं पेट के अंदर, और उसके ऊपर एक सोनोग्राफी का प्रोब होता है, तो अल्ट्रासाउंड करके हम पेट के भीतरी पेट के बाहर के साइड का हम जो ऑर्गन्स है उनको देख सकते हैं। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से हम पैनक्रियास के गांठ को जो है पैनक्रियास के अंदर से ढूंढ के निकालते हैं। वहाँ पे प्रिसाइजली रियल टाइम वास्तविक समय में हम उसमें से टुकड़ा निकाल के उसका टेस्टिंग करते हैं, और वो टेस्टिंग हम तभी के तभी भी करते हैं कि हमको ऑन साइट भी पता चल जाए कि क्या ये पैनक्रियास के कैंसर है कि नहीं है। अगर वो पॉजिटिव रहता है तो हम उससे और डीपर टुकड़े निकालते हैं, ताकि आगे चल के जो जांचें हैं वो कर पाए उस पर। जो कैंसर के डॉक्टर हैं उनको काफ़ी जांचें करनी पड़ती है काफ़ी बार, तो वो चीज़ें वो कर पाए। तो दूरबीन द्वारा सोनोग्राफी करके पैनक्रियास के पास जाके कैंसर को ढूंढ के उसका एकदम नज़दीकी से जो है टुकड़ा निकालते हैं, और ये सबसे इफ़ेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ केयर, सबसे सेफ़ तरीका होता है पैनक्रियास के कैंसर जो गठान होती है उसका टुकड़ा निकाल के उसका डायग्नोसिस करने का, यानी कि उसके बारे में पता करने का। तो इस टेस्ट के द्वारा पता चला जा सकता है कि कैंसर कौन से स्टेज में है? यस सर, वो तो पहले ही हमको पता चल जाता है कि CT स्कैन या MRI हो चुका रहता है, उसमें पहले पता चलता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ में जहाँ पे अपने को कन्फ्यूजन होता है कि CT स्कैन हमको नहीं बता पा रही है कि ये कैंसर को ऑपरेशन कर सकते कि नहीं कर सकते, तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत आधुनिक टेस्ट है, जो कि हमको बताता है कि
पैनक्रियास के आजू बाजू जो ऑर्गन्स है, जैसे खून की नस है, वहाँ पे कैंसर घुसा है कि नहीं है, पैनक्रियास के बाहर गया है कि नहीं है, वो उससे कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, कितना ज़्यादा करीबी है, कि क्या ये ऑपरेशन कर सकते कि नहीं कर सकते। तो उसके बारे में ये हमको ज़्यादा जानकारी देता है कि वो ना सिर्फ हमको ये बताता है कि ये क्या पैनक्रियास का कैंसर है कि नहीं है, ये भी बताता है कि ये ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा जानकारी देता है उस चीज़ के बारे में। जी, आपका पूरा ये टॉक शो जो था सर एक सुंदर मैसेज था, बट फिर भी एक टेक होम मैसेज देना चाहोगे तो क्या रहेगा टू द ऑडियंस? जी, आज का टेक होम मैसेज ये रहेगा कि पैनक्रियास जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही नाजुक अंग है। इसके बारे में ज़्यादातर अधिकतर लोगों को पता नहीं रहता है। तो जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि शराब का सेवन जो करते हैं और पेट दुखता है, तो पैनक्रियास के लिए कुछ जांच करा के उनका टेस्टिंग आपने कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको पता चलता है कि पैनक्रियाटाइटिस का आपको अक्यूट अटैक आया है, यानी कि अभी 1-2 दिन से ही पेट का दर्द चालू हुआ है, तो तुरंत ट्रीटमेंट आप करा लीजिए। अपने नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करके आप उसका ट्रीटमेंट कराइए। उसमें देरी ना करिए, क्योंकि अगर देरी करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस यानी कि दुष्परिणाम होने की संभावना और बीमारी की गंभीरता जो है वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, अगर उसका ट्रीटमेंट जो है उसको अपन ने देरी कर दिए तो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो मच सर।